प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से आज की ऑनलाइन भौतिक विज्ञान पाठशाला में स्वागत है। और हमने आपको बताया किसी वैद्युत परिपथ में किस प्रकार से शक्ति क्षय होता है या ऊर्जा क्षय की दर कैसे हम ज्ञात करते हैं, ये हमने आपको बताया। और देखिए, किसी भी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय वो प्रकाश के रूप में आपको देखने को मिल सकता है, ऊष्मा के रूप में मिल सकता है, किसी यांत्रिक कार्य में उसका उपयोग हम कर सकते हैं आदि कई प्रकार से उस ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं। और ऊर्जा व्यय की जो दर होती है या शक्ति जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है, आरोपित विभवांतर और उस परिपथ में बहने वाली धारा के गुणनफल के बराबर होता है, यानी P बराबर V इंटू आई। लेकिन हम वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को दो प्रकार के परिपथ में यहाँ पर स्टडी करेंगे और कर चुके हैं कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध R होता है तो ऐसी स्थिति में जो प्रत्यावर्ती धारा आप जानते हैं, 0 से लेकर के अधिकतम मान को अधिकतम से न्यूनतम और न्यूनतम से विपरीत और अधिकतम, फिर अधिकतम से फिर न्यूनतम मान को इस प्रकार से ज्यावक्र के रूप में या आवर्त रूप में अपने मान को बदलती रहती है। तो एक औसत ऊर्जा क्षय की जो दर होती है एक कंप्लीट साइकिल के लिए, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R होता है, उसको हमने कैसे निकाला था, P बार बराबर V RMS इंटू आई RMS, वोल्टेज के वर्ग माध्य मूल मान और धारा के वर्ग माध्य मूल मान के गुणनफल के बराबर होता है ये। और इसमें आप देख रहे होंगे, क्योंकि केवल शुद्ध प्रतिरोध R वाले परिपथ में वोल्टेज भी और धारा समान कला में होते हैं, तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे यहाँ पर वोल्टेज का वक्र और धारा का वक्र बिल्कुल एक जैसा है, सममित है। तो ऐसे परिपथ में जो औसत शक्ति क्षय होगा वो अधिकतम होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो औसत शक्ति क्षय का जो वक्र है केवल धनात्मक दिशा में ही है। इसका ये तात्पर्य होता है कि औसत शक्ति क्षय जो है ऐसे परिपथ में क्या होगा, अधिकतम होगा। तो ये हमने पहले निकाल चुका है। दूसरा था कि जब परिपथ में L प्रेरण कुंडली और प्रतिरोध होता है तो ऐसे परिपथ में औसत शक्ति जो क्षय होता है P बार इज इक्वल टू V RMS इंटू आई RMS इंटू कॉस फाई। कॉस फाई को एक नियतांक कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक भी कहते हैं। और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, कॉस फाई इज इक्वल टू R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर, या R अपॉन कॉस फाई इज इक्वल R अपॉन जेड प्रतिबाधा। ये हम पहले निकाल चुके हैं। ऐसे परिपथ में अगर हम वक्र की बात करें, वोल्टेज का, धारा का और शक्ति का, अगर हम वक्र खींचने की बात करें तो हमारे पास इस प्रकार के कुछ वक्र आते हैं। आप इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसमें आप देखते हैं, क्योंकि जब किसी परिपथ में प्रेरण कुंडली लगी होती है तो ऐसे परिपथ में वोल्टेज धारा I से अग्रगामी होता है। ये देख रहे होंगे आप, एक ये जो छोटे वाले वक्र हैं, ये कंप्लीट वाला वोल्टेज का वक्र है और ये डॉट डॉट वाला धारा का वक्र है। और ये जो बड़ा सा वक्र आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, शक्ति का वक्र है, यानी औसत शक्ति क्षय जो परिपथ में हो रहा उसका वक्र है। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे कि औसत शक्ति वाला जो वक्र है, ये जो है अधिकांश पार्ट इसका जो है धनात्मक दिशा में है और बहुत कम पार्ट, यानी कम पार्ट इसका जो है ऋणात्मक दिशा में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि औसत शक्ति क्षय अभी भी अधिक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक जो पार्ट है औसत शक्ति क्षय का, वो एक प्रकार से शक्ति क्षय कम करने वाला पार्ट है। तो जितना ऋणात्मक की तरफ पार्ट आएगा शक्ति क्षय का, उतना उसका शक्ति क्षय क्या होगा, कम होगा। तो ऋणात्मक की तरफ कम है, धनात्मक की तरफ कम ज़्यादा है,
तो इसका मतलब है ऐसे परिपथ में भी औसत शक्ति क्षय होता है। ठीक है, तो ये हमने आपको पहले बता दिया। आज हम आपको बताएंगे वाटहीन धारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटलेस करंट, देखिए क्या होता है कि जब किसी वैद्युत परिपथ में केवल हम क्या लगाते हैं, प्रेरण कुंडली लगाते हैं, एल, केवल क्या लगाते हैं, एल, या सी, धारिता लगाते हैं। या तो हम प्रेरण कुंडली लगाएं एल, या धारिता सी को लगाएं, या दोनों को लगा दें। तो ऐसे परिपथ में क्या होता है, जो धारा बहती है बिना ऊर्जा कंजप्शन के बहती है, यानी जो औसत शक्ति क्षय होता है वो 0 होता है ऐसी धारा के लिए, और इस प्रकार की धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जब किसी वैद्युत परिपथ में केवल प्रेरण कुंडली लगी है या धारिता लगी है, तो ऐसे परिपथ में जो बहती है, जो धारा बहती है उसके कारण औसत शक्ति क्षय क्या होता है, 0 होता है, या शक्ति का जो क्षय होता है बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, और इस प्रकार के धारा को हम क्या बोलते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। अब क्यों नेग्लिजिबल होता है इसको हम जानते हैं, क्योंकि इस प्रकार के परिपथ में औसत शक्ति क्षय P बार बराबर क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि देखिए हम जानते हैं P बार इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, ये फॉर्मूला होता है। और cos फाई बराबर आप जानते R अपॉन अंडर रूट R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर होता है। लेकिन ऐसे परिपथ में केवल क्या है, हमारा प्रेरण कुंडली है और धारिता है। यहाँ पर R क्या है, R बराबर 0 है, माने परिपथ में हमने प्रतिरोध नहीं जोड़ रखा है। तो ऐसी दशा में देखिए cos फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos फाई इज इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन अंडर रूट R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। तो cos फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए P बार बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम cos फाई की जगह 0 रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो औसत शक्ति क्षय क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्लियर होगी बात आपकी कि जब किसी वैद्युत प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरण कुंडली लगी है, या केवल धारिता लगा हुआ है, या दोनों ही लगे हुए, LC परिपथ भी है, तो ऐसे परिपथ में औसत शक्ति क्षय लगभग 0 के बराबर होता है। यानी जो धारा बहती है बिना किसी ऊर्जा खपत के बहती है, बिना शक्ति क्षय के बहती है। तो ऐसे परिपथ को हम क्या बोलते हैं, ऐसी धारा को हम क्या बोलते हैं, वाटहीन धारा हम इसको कहते हैं। और P बार बराबर ऐसे 0 हो जाता है। क्यों 0 होता है ये मैंने आपको बता दिया, cos फाई, क्योंकि शक्ति गुणांक इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए अगर मैं ग्राफ खींचूं, वक्र अगर खींचे यहाँ पर, देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और यहाँ पर पहले हम क्या कर देते हैं, धारा का और वोल्टेज का हम जो है ग्राफ खींच लेते हैं। आप सभी जानते हैं, ये मान लीजिए ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया वोल्टेज का वक्र था, ये धारा का वक्र हो गया, और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, शक्ति का वक्र हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग ऐसे ही बन रहा है। तो आप अपनी कॉपी में बिल्कुल ऐसे बनाइए कि ताकि ये जो शक्ति वाला जो वक्र है, इसका ये प्लस पार्ट और नेगेटिव पार्ट दोनों इक्वल होने चाहिए। ये I हो गया, और ये कंप्लीट वाला जो वक्र है इसको हम क्या बोलेंगे, ये V हो गया। तो
इस प्रकार के वक्र में आप देख रहे होंगे कि शक्ति का जो वक्र है, ये समय जो अक्ष है, ये इसके क्या है, सममित है, सिमेट्रिकल है, यानी जितना इसका पार्ट धनात्मक की तरफ है उतना ही क्या है, ऋणात्मक की तरफ है। तो इस प्रकार से औसत शक्ति क्षय क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से ऊर्जा ली जाएगी तो पहले आधे चक्र के लिए अगर प्रेरण कुंडली लगी है तो उसके सिरों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा स्टोर हो जाएगी, और अगले माने पहले चौथाई चक्र में देखिए ये 4 हिस्से होते हैं इसके, ये वाला 1 2 3 4, पहले चौथाई चक्र में प्रेरण कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में जो है ऊर्जा संचित हो जाएगी, और अगले आधे चक्र में जब ये यहाँ से नीचे आएगा तो ऐसे आधे चक्र में प्रेरण कुंडली में ऊर्जा जो संचित है वापस परिपथ को लौट जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से धारिता में भी ऐसा ही होगा कि पहले चौथाई चक्र के लिए संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित हो जाएगी, और अगले चौथाई चक्र में जो ऊर्जा संचित हो रखी, स्टोर हो रखी, वापस स्रोत को लौट जाएगी। तो इस प्रकार से ऊर्जा का कंजप्शन बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि शक्ति का जो वक्र है यहाँ पर सिमेट्रिकल है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे होता है। ठीक है, तो ये था आपका वाटहीन धारा, और वाटहीन धारा पे आधारित आपका जो एक उपयोग है वाटहीन धारा का, या वाटहीन धारा का जो एक उदाहरण है उसे हम बोलते हैं यहाँ पर चोक कुंडली, चोक कुंडली, चोक क्वाइल, चोक क्वाइल। अब ये क्या होता है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। चोक क्वाइल क्या होती है, देखिए बेटा, जो डीसी परिपथ होते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, धारा नियंत्रक की सहायता से हम क्या करते हैं, धारा को कम ज़्यादा करते हैं। धारा के प्रभाव को किसी भी वैद्युत परिपथ में कम करना, ज़्यादा करना है, रोकना है, आदि प्रकार का जो परिवर्तन किया जाता है धारा नियंत्रक की सहायता से करते हैं। लेकिन वैद्युत जो हमारे अल्टरनेटिंग सर्किट्स हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हैं, वहाँ पर धारा नियंत्रण का जो काम करता है उसे हम बोलते हैं एसी सर्किट में क्या करते हैं, चोक कुंडली का काम करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीसी सर्किट में क्या होता है, औसत शक्ति क्षय जो होता है वो क्या होता है, I² R, माने औसत शक्ति क्षय होता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जब धारा नियंत्रक में बहती, क्योंकि धारा नियंत्रक का एक स्वयं का प्रतिरोध होता है, और उसमें जब धारा बहेगी तो कुछ जो है ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाएगी, तो यानी शक्ति का क्षय होता है। लेकिन एसी सर्किट में क्या होता है, अगर मतलब एसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, एसी को नियंत्रण करने के लिए धारा नियंत्रक का यूज़ करेंगे, तब क्या हो जाएगा, प्रतिरोध के रूप में जो है औसत शक्ति क्षय हो जाएगा। लेकिन चोक कुंडली में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, अब जानते हैं हम। चोक कुंडली की बनावट ऐसी क्या होती है ताकि इसमें जो है वैद्युत शक्ति का क्षय बिल्कुल कम होता है या 0 के बराबर होता है। तो देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा इसकी बनावट, रचना। देखिए, हमारे पास एक प्रकार की ये कोई एक पट्टलित रॉड है, लोहे की पट्टलित रॉड है हमारी। ऐसे इसमें कई सारी लोहे की प्लेटें इकट्ठी करके, आपको ध्यान होगा पट्टलित कैसे बनाते हैं, और इस पे तांबे के मोटे तार हमने लपेट रखे। यहाँ पर हमने बल्ब लगा रखा है। ठीक है, ये क्या है, तांबे के मोटे तार।
और ये क्या है, पट्टलित रॉड, पट्टलित लौह रॉड। ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ठीक हो गया। ये तांबे के मोटे तार, देखिए सिंपल है बनावट इसकी कि हम किसी पट्टलित लोहे की रॉड पर तांबे के मोटे तार के कई सारे फेरे इसमें लपेट देते हैं। तो एक प्रकार से ये क्या बन गई, एक कुंडली बन गई, और इसके अंदर क्या है, पट्टलित लोहे की रॉड है। तो पट्टलित लोहे की रॉड के कारण क्या हो जाएगा, इस कुंडली का प्रेरकत्व L क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए तांबे के मोटे तार, मोटे तार से क्या हो जाएगा, प्रतिरोध नगण्य हो जाएगा। और पट्टलित लोहे की रॉड के कारण क्या हो जाएगा, पट्टलित लौह रॉड के कारण क्या हो जाएगा, पट्टलित लौह रॉड के कारण क्या हो जाएगा, प्रेरकत्व, अधिक फेरे। तार की जो फेरे हैं ये भी हमने क्या करने, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स लगाने। तो जितने ज़्यादा इसमें टर्न होंगे उतने ज़्यादा इसके क्या हो जाएंगे, इसकी प्रेरकत्व उतना बढ़ जाएगा, प्रेरकत्व बढ़ जाएगा। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जो कुंडली एक पट्टलित लोहे की रॉड पर तांबे के मोटे तार के कई सारे फेरे लपेट करके बनाई जाती है, और इन दोनों तांबे के दो सिरों के बीच में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को हम जोड़ देते हैं। फिर इस कुंडली को, ये जो पट्टलित लोहे की रॉड है, इसको आवश्यकता के हिसाब से जितनी धारा आपने बहनी है उतना इसको आगे पीछे, आवश्यकता के हिसाब से इसको आगे पीछे खिसका सकते हैं। देखिए तांबे के मोटे तार के फेरे इसलिए लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा या बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और इसमें अधिक फेरे और पट्टलित लोहे रॉड के कारण क्या हो जाएगा, इसका प्रेरकत्व बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार के परिपथ में अब देखिए यहाँ पर औसत शक्ति क्षय के लिए क्या होता है, P = VRMS × IRMS × cos phi। अब cos phi = आप जानते R/√R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए चूंकि R बराबर यहाँ पर 0 है तो cos phi बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से P बार बराबर क्या हो जाएगा, VRMS × IRMS × 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो औसत शक्ति क्षय इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो कुंडली है धारा नियंत्रक का काम करती है ये AC सर्किट में। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ क्या होती है, ये तो आदर्श स्थिति है, लेकिन वास्तव में कुंडली को बार बार देखिए, जब हम लोहे की रॉड को बार बार अंदर और बाहर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जो शैथिल्य हानि हो जाएगी, बार बार चुंबकित और विचुंबकित होगी ये लोहे की रॉड, इसके कारण शैथिल्य हानि भी आएगी, जिसके कारण कुछ न कुछ ऊर्जा का जो है कंजप्शन होता है, या कुंडली का भी स्वयं का थोड़ा बहुत प्रतिरोध होता है, तो कुछ थोड़ा बहुत मात्रा में क्या हो जाता है, ऊर्जा का क्षय हो सकता है। ठीक है, अच्छा देखिए और मज़े की बात क्या है कि उसको भी और मिनिमाइज करने के लिए, देखो एक से अगर दोष आ सकता तो दूसरे से हम उसको कैसे जो है डाउन कर सकते। हम क्या करते हैं, ये जो अंदर से रॉड है इसको पट्टलित लोहे की रॉड बना लेते हैं, जिसके कारण इसमें जो भंवर धाराएं होगी इसको बार बार चुंबकित अंदर बाहर करने से एडी करंट जो होगी वो जो है कम हो जाएगी, क्योंकि पट्टलित लोहे की रॉड होने से भंवर धाराओं के लिए जो है काफ़ी सारा जो है मार्ग बढ़ जाएगा, जिस कारण से उनके लिए प्रतिरोध बढ़ जाएगा और भंवर धाराओं का जो प्रभाव होगा कम हो जाएगा। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए कि अगर हम इसको, जो कुंडली को हम डीसी सर्किट में क्यों यूज़ नहीं करते, ऐसा क्या जरूरी है कि एसी सर्किट में यूज़ करते हैं, इस बात को भी समझना। देखिए जो
डीसी सर्किट होता है, यानी जो डीसी परिपथ होते हैं, सेल से मिलने वाले जो धारा के से संबंधित जो परिपथ होते हैं, उनके लिए क्या होता है, उनकी डीसी की आवृत्ति, डीसी जो धारा होती है उसकी क्या होती है, 0, F0 होती है, फ्रीक्वेंसी 0 होती है डीसी करंट की, क्योंकि ये जो है एक दिशा में नियमित रूप से बहती है, इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होता, तो इसलिए इनकी आवृत्ति क्या होती है, 0 होती है। तो इसलिए क्या हो जाता है, इनके लिए ओमेगा बराबर 0 हो जाएगा। तो इसलिए एक्सएल क्या हो जाएगा, इनका 0 हो जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा है। तो इस प्रकार के परिपथ में हम इनका यूज नहीं करते, यानी ओमेगा एल बराबर 0। ठीक है, तो ऐसे परिपथ के लिए, डीसी परिपथ के लिए, इसीलिए हम इनका यूज नहीं करते। तो इस प्रकार से बेटा ये था आपका आज वाट-इन धारा और उस पर आधारित जो उपयोग है चोक कुंडली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप बार बार रिपीट कीजिए, तो मुझे ये लगता है कि आप इन चीज़ों से बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे नई वीडियो के साथ। अनुनादी जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसके बारे में बात करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो उसको भी आप ज़रूर देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।